हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इससे पहले आप लोग अगर क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो एक नाम आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ब्लॉकचेन। तो आज हम इस ब्लॉकचेन के बारे में जानने वाले हैं एक्चुअली कि ये ब्लॉकचेन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये ब्लॉकचेन होता है, एक तरह का ये जो है ऑनलाइन डाटाबेस होता है। मतलब आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऑनलाइन स्टोर होता रहता है ब्लॉकचेन पे। इन द सेंस मैं आपको अगर बोलूं तो जो ब्लॉकचेन वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला जो होता है वो ब्लॉक, दूसरा चेन। ब्लॉक का मतलब आप इस तरह से समझिए, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ये चौथा ब्लॉक हो गया, पांचवा ब्लॉक हो गया। और ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहला वाला दूसरे से जुड़ा होता है, दूसरा वाला तीसरे से जुड़ा हुआ, तीसरा चौथे से जुड़ा होता है। इस तरह से कई सारे ब्लॉक आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक तरह से चेन बनता है। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। और प्रत्येक ब्लॉक में कोई न कोई जानकारी स्टोर होती है, या कोई ट्रांजैक्शन जो डिटेल होता है, ट्रांजैक्शन डिटेल, वो हर एक ब्लॉक में हर अलग अलग ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होता है। और जितने भी ब्लॉक होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन को समझने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन जो मॉडल है, जो अभी हम यूज करते हैं, या फिर उसके अंतर्गत हम जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, करते हैं या कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर कैसे भी, तो उसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है कि ब्लॉकचेन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए हम चलते हैं, पहले कुछ चीजें हम आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मॉडल दिया गया है, उसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, आप जैसे यहाँ पे एक ये बायर है, यहाँ पे दिया है आई ट्रस्ट बैंक। ये जो बायर है ये बैंक पे ट्रस्ट करता है और उसको कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे अभी देखिए ये बैंक है, ये यहाँ पे सेलर है। सेलर भी जो होता है वो भी बैंक पे ट्रस्ट कर रहा है। अभी इस डायग्राम को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बायर कोई शॉपिंग करता है और उसके बदले जो भी पेमेंट करता है, चाहे वो अपने गूगल पे या फोन पे से करता है, फिर अपने चाहे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करे, या फिर अपना ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग यूज करता है उसके थ्रू वो करता है। तो यहाँ पे ये बायर जो है, जो सेलर है, सेलर को पेमेंट भेजेगा। यहाँ पे आप देखिए आई वांट टू सेंड मनी। ये बायर जो है कि सेलर को मनी भेजना चाहता है, लेकिन वो कैसे भेजेगा? वो अपने एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से भेजेगा। ये बायर है, ये सेलर से सामान खरीदता है और उसके बदले यहाँ पे वो पेमेंट करना चाहता है। तो पेमेंट वो अगर ऑनलाइन करता है, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर करेगा उसके अकाउंट में, जो सेलर है। अब वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, बीच में यहाँ पे आप देखिए जो मीडिएटर है वो बैंक है। वो जिस बैंक का भी वो धारक होगा या फिर जिस बैंक में उसका अकाउंट होगा, वो उसी अकाउंट से पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे बीच में निगरानी के लिए, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, फिर उसको मेंटेन या फिर आप समझिए कि उसको देखने के लिए यहाँ पे बैंक अवेलेबल है। तो बैंक उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए मनी ट्रांसफर, और ये जो सेलर है इसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि ये जो सेलर है और जो बायर है, दोनों लोग बैंक पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो बायर है वो डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में पैसा नहीं भेज रहा है, वो अपने अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है। हालांकि अकाउंट इसी का ही है, सेलर का ही है, लेकिन वो बैंक पे ट्रस्ट कर रहा है कि जो मैं पेमेंट हमारे अकाउंट से कटने वाला है वो इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यानी अब यहाँ पे जो सेलर है, सेलर को भी लग रहा है कि बैंक हमें पैसा दे देगा। तो यहाँ पे जो है कि ट्रस्ट दोनों लोग का वो टोटली बैंक पे शिफ्ट हो जाता है। और इसका जो भी लेन देन होता है, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है, इसका जो रिकॉर्ड होता है, वो यहाँ पे आप देखिए लेजर, उसको लेजर बोलते हैं हम, लेजर मेंटेन होता है। यहाँ पे दिया गया सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी अथॉरिटी जो कि पूरे ट्रांजैक्शन को वो मेंटेन करती है। जो खाता भाई आप कह लीजिए या फिर लेजर मेंटेन होता है, वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है या अथॉरिटी है, उसको मेंटेन करते पूरा रिकॉर्ड ब्यौरा रख रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मॉडल है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ दिया है ट्रेडिशनल ट्रांसफर और दूसरी तरफ दिया है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्रांसफर में आप देखिए ये जो है एक पर्सन यहाँ पे है, सेकंड पर्सन यहाँ पे है। अब जो है कि ये बंदा अगर पैसे इनको भेजना चाहता है तो किस मेथड से भेजेगा? पहले अपने अकाउंट से भेजेगा, और यहाँ पे बीच में कई सारे बैंक आ रहे हैं, कई सारे इमीडिएटर्स आ रहे हैं, जो कि बैंक हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो कि उस जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करेगा, उसका लेजर मेंटेन करेगा।
अपने सर्वर से उसको जो भी ट्रांजैक्शन उसको वेरीफाई करके आगे पास करेगा, फिर फाइनली यहाँ पे जाके जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है उसके अकाउंट में पहुंचेगा। ये ट्रेडिशनल ट्रांसफर है। अगर मैं ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर की मैं बात करूं, अभी जिससे पहले मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा था, तो अब यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर, यहाँ पे क्या है, कोई थर्ड पार्टी आप नहीं है। देखिए यहाँ पे इतने सारे मीडिएटर थे, यहाँ पे आप देखिए जो ट्रेडिशनल ट्रांसफर जो कि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर पे आप देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन ये है और सेकंड पर्सन ये है। यहाँ पे जो तीसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी, यहाँ कोई भी नहीं है। ये डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है सेकंड पर्सन को। जो फर्स्ट पर्सन है वो डायरेक्ट सेकंड पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। इस पिक्चर में भी दिखाया गया है ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मॉडल और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन मॉडल। यहाँ पे देखिए ये कुछ मेंबर हैं, इसको आप ग्रुप 1 मान लीजिए और यहाँ पे ग्रुप 2 मान लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक मेंबर अगर पेमेंट ट्रांसफर करेगा, मान लीजिए इसको करे या इसको करे या तीसरे वाले को करे, तो यहाँ पे देखिए बैंक बीच में है। इमीडिएटर का जो भूमिका निभा रहा है वो बैंक है या फिर सेंट्रल बैंक हो सकता है। ये ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन मॉडल है। यहाँ पे ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन मॉडल आप देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। जो भी फंड होगा, जो भी पैसे लेन देन हो, जो भी होगा, वो कोई भी यहाँ पे ट्रांसफर किसी को भी कर सकता है। बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं है। इस वाले पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, दूसरे यहाँ पे देखिए ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए ये सब यूजर्स हैं, ये भी यूजर्स हैं, ये भी यूजर है, ये भी यूजर जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे यूजर हैं। यहाँ पे एक बैंक ये हो गया, दूसरा बैंक ये हो गया, तीसरा चौथा बैंक ये हो गया। यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि सारे जितने भी बैंक होते हैं उनकी वो निगरानी रखता है, उनको कंट्रोल करता है। मान लीजिए इन दो यूजरों का बैंक जो अकाउंट है वो इस बैंक में है, इन दो यूजरों का इस बैंक में है, इनका इस बैंक में है, इन दोनों लोगों का इस वाले बैंक में है। होगा क्या, जितने भी लेन देन होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारा सेंट्रल बैंक जो होता है उसका जो लेजर होता है, जो बही खाता होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन डिटेल होती है, वो सारा का सारा ये एक कोई अथॉरिटी या सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल या डाटा आप कह लीजिए, वो सारा एंट्री ये मेंटेन करेगा सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड लेजर पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये यूजर है, दूसरा यूजर ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी लेजर है, ये लेजर है। लेजर का मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी एक कंट्रोल, एक अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पे लेजर मेंटेन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था उसको नहीं मेंटेन कर रही है, उसको मेंटेन करने के लिए वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप ये कह सकते हैं पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको जितने भी सिस्टम लगे होते हैं ब्लॉकचेन में, जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, वो उस लेजर को मेंटेन करते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रांजैक्शन डिटेल को ट्रैक कर सकता है। ये सबसे बड़ी अच्छी खूबी है ब्लॉकचेन की। अब इस वाले पिक्चर में हम समझते हैं कि जो ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे कैसे कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है ये वाली, यहाँ पे ए ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड। कहने का मतलब एक ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आप हैं, आपने कोई एक ट्रांजैक्शन किया, यानी अपने वॉलेट से, अपने अकाउंट से आपने कोई ट्रांजैक्शन, जो भी मनी है आपने किसी को भेजना चाहा या आपने रिक्वेस्ट किया, सेंड किया। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा इस वाले पिक्चर में आप अच्छे से समझिए। सेकंड का जो प्रोसेस है, जैसे आपने ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया, यहां एक ब्लॉक बनता है। ये आप देखिए ब्लॉक बन गया और यहां लिखा है ए ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग दैट ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। मतलब ये जो ब्लॉक बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है या ये बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो चुका है ब्लॉक पे, यानी एक ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो चुका है। अब ये आगे प्रोसेसिंग के लिए जाने वाला है। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट मैं बात करता हूं तीसरे नंबर पे, द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड एग्जांपल पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क। कहने मतलब उस नेटवर्क में, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिसिपेंट है या फिर जितने भी नोड्स लगे हुए हैं, या नोड का मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं, या फिर वो कोई एक पर्सन हो सकता है। आप भी ये आप भी ये सेटअप लगा सकते हैं ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको वेरीफाई करने के लिए। उसके बदले आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो आप यहां पे देखिए कि ये ट्रांजैक्शन यहां पे आया और उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं जो कि उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। आगे आप नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, नोट्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब जो भी नोट्स है, यहाँ नोट्स का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से, नोट्स का मतलब कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर
कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, हजारों लाखों कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं एक समय में, तो जो भी कंप्यूटर उस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेगा, उसका जो एल्गोरिथम होता है, मैथमेटिकल जो डिफिकल्टी होती है, उसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पे है नोट्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, उसको वैलिडेट करता है, मतलब सॉल्व करेगा उस एल्गोरिथम को, और उसके बदले यहाँ पे नोट्स रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क टाइपिकली इन क्रिप्टो करेंसी। कहना मतलब जैसे ही वो एल्गोरिथम सॉल्व करेगा, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, उस व्यक्ति को या उस कंप्यूटर या जो भी ऑपरेट कर रहा हो, आप भी कर सकते हैं, इसको माइनिंग बोला जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, माइनिंग करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में माइनिंग क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आप आगे समझिए। ये ट्रांजैक्शन जो भी है उन्होंने वेरीफाई किया, अब क्या हुआ, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गया। अब ये जो ब्लॉक बना हुआ था ट्रांजैक्शन का, वो जो भी चेन चला हुआ था, इसके पहले हो सकता है लाखों चेन पहले से बन चुके हैं, ब्लॉक के चेन बने हों, और यहाँ पे ये जो नया ट्रांजैक्शन है वो भी उस चेन में जुड़ जाए। तो वो जो ब्लॉक नया बना था, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गया है, जो भी कंप्यूटर लगे तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया, और वो जो ब्लॉक है यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ ऐड हो गया। ठीक, ऐड होने के बाद द अपडेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क, वो पूरे नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहने का मतलब, मान लीजिए आप कंप्यूटर ओपन करके देखेंगे तो जितने भी ट्रांजैक्शन जो जितने भी हुए वो आप भी देख सकते हैं, दूसरा कंप्यूटर कोई और ओपन करके देखेगा तो उसको भी सारे ट्रांजैक्शन सेम टू सेम दिखाई देंगे, तीसरा कोई ओपन करके देखेगा तो सेम टू सेम, ऐसा नहीं आधा ट्रांजैक्शन आप में दिखेगा आपके कंप्यूटर, आधा ट्रांजैक्शन आपके कंप्यूटर, नहीं, सारे कंप्यूटर में सारे के सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहने का मतलब जितना भी ब्लॉकचेन, मतलब जितना भी डाटा हुआ है, फिर ट्रांजैक्शन जो भी हुआ, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर नेटवर्क पे वो आपको दिखेगा। अब आगे फाइनली जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे दिया द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, तो जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ सेकंडों में होता है, ऐसा नहीं कि इसमें 1 घंटे या कुछ दिन लग जाए, नहीं, ये कुछ सेकंडों में ही कंप्लीट हो जाता है इतना सारा प्रोसेस। अब इतना सारी चीजें हमने समझ लिया कि ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन होता है किस हिसाब से होता है। अब आगे मैं बात करता हूँ सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड जो होता है वो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मॉडल होता है, और जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है वो ब्लॉकचेन बेस्ड मॉडल होता है, ट्रांजैक्शन मॉडल होता है। अब सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी या अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है, सारा डाटा मेंटेन करती है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है जो कि उस ट्रांजैक्शन या पूरे ब्लॉकचेन का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको, उसका जो लेजर होता है वो मेंटेन करे। उसके लिए बहुत सारे हजारों लाखों कंप्यूटर लगे होते हैं जो एक साथ प्रोसेस करते हैं, फिर जाके वो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है। अब सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड में क्या क्या खूबियां होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे सेंट्रलाइज की मैं बात करूं तो कंट्रोल योर फंड, कहने मतलब अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम में हैं, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में अगर अपना एक अकाउंट ओपन किए, अपने अकाउंट बैंक अकाउंट में अपने पैसा का डिपॉजिट किया हुआ है, तो आपका जो पैसा है वो आप कंट्रोल नहीं करेंगे, वो बैंक कंट्रोल करेगा, या फिर जो भी सेंट्रल बैंक होगा या जो अथॉरिटी होगी उसको कंट्रोल वो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपका पैसा है, आप अपने पैसे पे कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं। नॉट एनोनिमस, कहने का मतलब इसमें किसके पास कितना पैसा है ये कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आप अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, बाकी और कितने लोग हैं, कितने अकाउंट में, किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो होती ही नहीं है, एक तरह से आप ये समझिए। और कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो किसी को कुछ नहीं पता होता है। तीसरा जो पॉइंट है हैक्स एंड मनी स्टोलन, इस वाले सिस्टम में जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसमें हैकिंग के भी चांस होते हैं, आपका अकाउंट हैक करके पैसा गायब कर सकते हैं, मनी स्टोलन यानी आपका पैसा भी चुरा सकते हैं। और सर्वर डाउन टाइम, मतलब इसका सर्वर भी होता है वो डाउन भी हो सकता है, कभी भी सर्वर डाउन हो गया तो आपका बैंक से पैसा ही नहीं निकलेगा, आप अकाउंट में आप वेट करते रह जाएंगे। लास्ट जो पॉइंट है इजी एडॉप्शन, इजी एडॉप्शन का मतलब जो होता है एक तरह से स्वीकार करना, इस वाले सिस्टम को स्वीकार करना बहुत ही इजी है क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है यहाँ पे आप देखिए इसकी क्या खूबियां हैं। यू कंट्रोल फंड, मतलब जो आपका पैसा होगा वो बैंक नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, वो आप कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है एनोनिमस, एनोनिमस मतलब आप उस पूरे ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं, किसी का भी रिकॉर्ड हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है, यानी पब्लिकली अवेलेबल रहता है। नो हैक्स, तीसरा जो पॉइंट है नो हैक्स, इसको कोई इस सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है। सर्वर ऑनलाइन, ये 24/7 हमेशा सर्वर ऑनलाइन होता है, इसका सर्वर कभी डाउन होता ही नहीं है। लास्ट जो पॉइंट है नॉट
इजी एडॉप्शन। कहने मतलब अभी ये सिस्टम मार्केट में बिल्कुल नया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड में बात कर रहा हूँ, ये मार्केट में बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी नया है। इस वजह से अभी एडॉप्शन इसका थोड़ा सा कठिन है। लोग अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग इस सिस्टम को अच्छाइयों को जानेंगे, आगे भी इस एडॉप्ट होगा और बहुत सारे सेक्टरों में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए दिख जाएगी। लास्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, फिएट मनी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पे डिपेंड होती है, पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करती है। जो फिएट मनी होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट में, जो हमारे पॉकेट में है, वो फिएट मनी होती है। किसी भी कंट्री का जो भी करेंसी हो तो फिएट मनी उसको बोला जाता है। इसके दोनों में आप अंतर समझ लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। यहाँ पे जो फिएट मनी है तो फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहने का मतलब इसका जो फिजिकल, जो आप एक्सचेंज अगर करेंगे कोई भी करेंसी दूसरी करेंसी, उसका फिजिकल मतलब माध्यम होता है। एक तरह से आप बैंक में भी जाके फिजिकली आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी एक्सचेंज में जाके फिजिकली कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी में वो डिजिटल मीडियम होता है, डिजिटल एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे फिजिकल एक्सचेंज आपको नहीं मिलेंगे। जो फिएट करेंसी होती है रिप्रेजेंटेड बाय बिल्स एंड कॉइन, ये बिल्स एंड कॉइन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी जैसे कि आप समझिए कि जो आप रुपया मतलब नोट या कॉइन्स यूज करते हैं और जो बिल यूज करते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट का बिल हो सकता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है जो फिएट मनी होता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक रिप्रेजेंटेड बाय वन प्राइवेट एंड वन पब्लिक पीसेस ऑफ कोड। इसमें एक कोड ही रिप्रेजेंट करता है कि ये आपकी जो मनी क्रिप्टो करेंसी की कितनी वैल्यू है, एक कोड के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फिएट करेंसी होती है अनलिमिटेड सप्लाई, गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस एज नीडेड, इशू बाय अनलिमिटेड सप्लाई, गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस एज नीडेड। कहने मतलब यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है, जो गवर्नमेंट होती है वो कितना भी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो लिमिटेड सप्लाई होती है, उसमें ईच क्रिप्टो करेंसी हैज अ सेट मैक्सिमम, उसमें सेट करना पड़ता है कितना मैक्सिमम सप्लाई होगी, वो एक लिमिट रहेगा उसका। लास्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है इशूड बाय ए गवर्नमेंट, ये कोई भी एक गवर्नमेंट उसको इशू करता है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर्स, ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, पूरा कंप्यूटर के थ्रू इसे ये जो है बनाया जा सकता है। जो फिएट करेंसी होती है सेंट्रलाइज्ड, इशूड एंड कंट्रोल्ड बाय लॉ एंड बैंक्स। कहने का मतलब ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जो फिएट मनी होती है, और इसको जो है कोई बैंक या फिर जो नियम कानून बनाए गए उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल किया जाता है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है पूरा डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड होता है, कोई किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो पूरा पब्लिकली अवेलेबल रहता है, पब्लिक ही उसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे जो फिएट मनी होती है उसका जो वैल्यू डिटरमाइंड बाय मार्केट एंड रेगुलेशन, यानी जो फिएट करेंसी होती है उसका जो वैल्यू निर्धारित किया जाता है वो रेगुलेशन या जो रेगुलेटरी होती है उसको निर्धारित करती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट एंड रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना वैल्यू वो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वैल्यू डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, यानी जिस क्रिप्टो करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसका जो वैल्यू होगा उतना इंक्रीज होगा, और जितना डिमांड कम होगा उस वैल्यू उस क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू उतना ही डाउन होगा। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो में ब्लॉकचेन क्या होता है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का प्यार बना रहे, जितना भी हो सके चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।